हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना आता है, उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या है आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक है, तो पहले देखिए मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, डायग्राम के बाद समझाने के बाद मैं समझाऊंगा कि इसका जो मान है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो पहले आइए डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है। ठीक है, पहली कुंडली की त्रिज्या बेटा R1 है, दूसरी कुंडली की जो त्रिज्या वो क्या बेटा आपकी R2 है। ठीक है, अब प्राथमिक ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है, इसको भी याद रखें। ये प्राथमिक कुंडली है जिसमें आईपी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जबकि ये द्वितीय कुंडली है और जिसे प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। कौन जा रहा बेटा? प्रेरित धारा। अभी प्रेरित धारा कैसे प्रवाहित होती है मैं इसको थोड़ा याद दिला देता हूँ। देखिए अन्योन्य प्रेरण की एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी। अन्योन्य प्रेरण ये होता है बेटा, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं। किसी एक कुंडली में जैसे कि आप देख रहे हैं हमने आईपी धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित कराई है, तो किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं तो पास रख के दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें क्या बहने लगती है बेटा? एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा जो मुख्य धारा होती है उसके अपोजिट क्या हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है। आप इसको देखो, ये जो करंट बह रहा है बेटा, ये बेटा आपका दक्षिणावर्त दिशा में, किसमें बेटा? दक्षिणावर्त दिशा में, जो आपकी मुख्य धारा है, जो मेन धारा है, ठीक है, जो किसी एनर्जी सोर्स से दी गई है। जबकि ये जो धारा बेटा प्रेरित धारा, ये हमेशा क्या है? इसका विरोध कर रही है और इसके जस्ट अपोजिट बह रही है। ये बह रही है बेटा आपकी वामावर्त दिशा में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए मैं प्रथम समझा रहा हूँ। तो देखिए दो कुंडलियां आपके पास मैंने बताई, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली। ठीक है, इसमें आईपी धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि इसकी धारा जो है वो प्रेरित धारा स्टैंड। ठीक है, अच्छा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या स्टैंड, प्राथमिक कुंडली में हमने फेरों की संख्या मानी है वो NP मानी। क्या मानी बेटा? NP। जबकि द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या मानी है बेटा वो क्या मानी मैंने? NS मानी है। क्या मानी बेटा? NS। यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फेरे लिपटे हुए हैं। सेम इसी प्रकार से बहुत सारे फेरे लिपटे हुए हैं। तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या को मैंने कहा है NP और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या को कहा बेटा मैंने NS। ठीक है, और सबसे बात याद रखने की वो ये है बेटा कि ये दोनों जो कुंडलियां हैं, इन दोनों की जो अक्ष है वो एक ही है। इन दोनों की कुंडलियों की जो अक्ष है वो एक ही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस कुंडली का केंद्र और इस कुंडली का केंद्र दोनों एक दूसरे क्या बेटा? सीध में है। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। त्रिज्याएं छोटी बड़ी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके सेंटर हमेशा क्या होने चाहिए बेटा? एक ही सीध में होने चाहिए। इसके लिए ये विशेष बात है। ठीक है, तो ये कुंडलियां इस प्रकार से रखी गई हैं कि दोनों कुंडलियों के केंद्र, अर्थात यूँ कहूँ कि दोनों की जो अक्षें हैं वो क्या है बेटा? वो एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा देखिए, माना R1 व R2, ठीक है, माना R1 व R2 त्रिज्याओं कि दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप समाक्षीय रूप से रखी हैं। मैंने आपको बताया था समाक्षीय रूप का मतलब क्या? दोनों कुंडलियों की जो अक्ष है वो एक ही है, या यूं कहिए कि दोनों कुंडलियों का जो सेंटर है वो एक ही दिशा में है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। अच्छा, माना प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए प्राथमिक कुंडली ये है, इसमें आईपी धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने आपको पढ़ाया इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वीडियो डाला था कि जब कोई वृत्ताकार कुंडली होती है तो उसके कारण उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान कितना आता है, तो वही है बात। आइए देखिए, ये तो प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट, तो इसके कारण इस कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा बेटा? मैंने B1 लिख दिया, प्राथमिक के लिए मैंने B1 लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, तो ये हो जाएगा B1 होगा μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया है। जब किसी एक कुंडली के लिए हम कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं, उसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बायोसाइट के नियम से ही मैंने आपको प्रूफ भी कराया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो N की जगह क्या हो जाएगा बेटा? NP हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने माना फेरों की संख्या मानी मैंने NP। ठीक है, अच्छा, I की जगह हो जाएगा बेटा IP, क्योंकि मैंने कहा कि इसके अंदर IP धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, ये अच्छा,
अब इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस कितनी है बेटा, वो r1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। आई होप समझ में आया होगा टेस्ला। यानी प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है स्टैंड। अब याद रखें स्टैंड कि जब ये चुंबकीय जो क्षेत्र है, ये जो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र जो पास रह के दूसरी कुंडली में है, ठीक है, इसके संपूर्ण तल में एक समान होगा। वो क्यों होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए हमने एक रूल पढ़ाया था बेटा आपको कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी हो, ठीक है, तो हम करते हैं कि आपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और अंगूठियां जिस दिशा में घूमेंगी, यानी अंगुलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए प्राथमिक कुंडली में जो धारा बह रही है बेटा वो इस टाइप से बैठ रही है ना। अगर मैं अंगूठे को धारा की दिशा में रखता हूँ, देखिए धारा नीचे क्यों आ रही है, तो अंगुलियां मेरी ऐसे घूम रही हैं, यानी इस कुंडली ये जो आप दूसरी कुंडली देख रहे हैं स्टैंड, ठीक है, इस कुंडली की ओर को मेरी उंगलियां आ रही हैं, ठीक है स्टैंड। तो चुंबकीय इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डिस्टेंस वो क्या होगा, इस दूसरी कुंडली की ओर को होगा। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा प्राथमिक कुंडली के कारण, इसके संपूर्ण तल में एक समान होगा, क्योंकि कुंडलियां बेटा ऐसे रखी हैं, ऐसे इस टाइप से, एक गोल ये और एक गोल ये है ना, इस टाइप से। तो अगर मैं अब फिर से समझाने प्रयास करता हूँ, आप थोड़ा देखिए समझे। प्राथमिक कुंडली में धारा ये बह रही है, धारा को मैंने अंगूठा की दिशा में रखा, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में रखा, तो उंगलियां मेरी इस टाइप से घूम रही स्टैंड, ठीक है, यानी दूसरी कुंडली को घूम रही है। यानी इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस कुंडली के संपूर्ण तल में क्या होगा बेटा, एक समान होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे लिखकर देख समझाता हूँ आपको। तो देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, द्वितीय कुंडली के संपूर्ण तल में, या जो द्वितीय कुंडली देख रहे हैं इसके संपूर्ण तल में क्या होगा बेटा, एक समान होगा। तब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होगा फाई एस। ठीक है, द्वितीय कुंडली के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने इसलिए लाया केवल द्वितीय के, ऐसे मतलब सेकेंडरी। ठीक है स्टैंड। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए। ये आपने काफी बार पढ़ा है बेटा, फाई बराबर क्या होता है, बी ए चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। लेकिन बी की जगह मैंने बी1 कर दिया, क्योंकि बी1 इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इसके कारण आएगा स्टैंड, ठीक है, बी1 कर दिया। अच्छा A2 इसलिए करा है कि A2 है इस कुंडली का खुद का क्षेत्रफल, कुंडली का खुद का क्षेत्रफल स्टैंड, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं करूँगा क्या स्टैंड कि जब फाई एस का मान निकाल रहा हूँ तो B1 और A2, तो B1 का मान तो मैंने पहले ही निकाल रखा है। क्या है बेटा, B1 का मान देखिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पे B1 का मान रखूँगा, मैं आगे लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए समझे। B1 का मान आएगा मी नॉट NIP IP अपॉन 2R1, यानी जो आप B1 देख रहे हैं तो ये जो B1 की वैल्यू थी, ठीक है, वो B1 का मान आ गया। ठीक है, अब ये क्या था बेटा A2, क्या है बेटा ये A2, और A2 क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का, और कुंडली क्या चाहिए, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन कुंडली दूसरी है तो उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, R2 है, कितनी है, R2 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने B1 का मान रखा ये, और A2 का मान क्या रख दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर और 2 लगा दिया। 2 इसलिए लगाया क्यों बेटा, उसकी जो त्रिज्या है बेटा वो तो R2 है स्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो B1 का मान रखा ये और A2 का मान रखा ये, ठीक है स्टैंड। अब पढ़ेंगे बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा से। वो क्या परिभाषा होती है, M = होता है बेटा NS phi s अपॉन IP, NS phi s अपॉन IP। ये किसकी परिभाषा है बेटा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। मैं परिभाषा भी बता देता हूँ, जब जब ये आर्टिकल बेटा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी जरूर पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार दी जाएगी स्टैंड, ठीक है। फिलहाल अपने अभी आर्टिकल को समझते हैं। तो मैं लिखा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से, ये होता है M = NS phi s अपॉन IP। तो देखिए स्टैंड ये NS और IP तो देखिए आपका सेम है, और ये जो आपका phi s दिख रहा है, ये जो आप phi s को नोटिस कर रहे हो स्टैंड, ये phi s, ठीक है, ये वाला phi s। अब phi s का मान मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो क्या है, ये है, ध्यान से समझे बेटा कि NS और NS अपॉन IP तो आपका देखिए सेम रखा है। ये जो phi s है ये क्या बेटा phi s, इस phi s का मान ये जो था, इस इतना सारा जो phi s का मान मैंने निकाला यहाँ से, ये सारा मान इस phi s की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एक बार फिर समझे कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा कहती है M = ये M क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, यही इसका मुझे मान निकालना है। कहते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक होता है L, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है बेटा, M होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, NS और IP आपका सेम रखा। ये जो phi s है, इस phi s का जो मान ये वाला सारा है phi s का मान है, वो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब ऐसा करने पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझे, ये IP इस IP से कट जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला IP इस वाले IP से कट जाएगा।
क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। तो ये IP बेटा इस वाले IP से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ठीक है। अब जो भी बचेगा वो आपका मेन फार्मूला आने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिखा अतः दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए M बेटा आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या बचा, यहाँ से बचा बस NS ही बचा। इन NS को और NP को मैंने बाद में लिखा, NS NP को मैंने बाद में लिखा ताकि आपको बेटर फार्मूला जो बेटर तरीके से दिखाई दे स्टैंड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा मी नॉट अपॉन 2, तो मी नॉट अपॉन 2 बेटा आपका ये आएगा, और फिर क्या ये पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर जो आपका शेष बचा हुआ आएगा, देखो पाई R2 का स्क्वायर। और ऊपर में क्या बचा हुआ अभी 2 तो मैंने यहाँ आगे ले रखा है, यहाँ से बचा R1, तो बेटा R1 बेटा ये आएगा। अब क्या बचा बेटा आपका, एक तो बचा NS और एक क्या बचा आपका NP। तो NS और NP, NS ये और NP ये कहाँ है बेटा आपका, ये आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, IP से IP को काटा स्टैंड, और मीन अपॉन 2 के मैंने अपॉन में एक साथ लिख दिया, और पाई R2 के अपॉन में किसको ले लिया, R1 को ले लिया स्टैंड, और NS और NP को मैंने साइड में लिख करके ये दिखा दिया स्टैंड। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा तो आप केवल इतना प्रूफ करके आएंगे, क्या आएंगे बेटा, इतना प्रूफ करके आएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बात और भी बता देता हूँ। देखिए अगर मैं, देखिए ये सारा जो मैंने ब्रैकेट में बंद करा है वो इसीलिए बंद करा है, ये सब क्या है, वैसे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहीं तक आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में प्रूव्ड कर देंगे ना यहीं पर, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा बात आपको जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा क्या है, कोस्टेंट, देखो मी नॉट अपॉन 2 ये भी कोस्टेंट राशि है, पाई भी कोस्टेंट होता है, और त्रिज्याएं भी किसी भी चीज़ की त्रिज्या छोटी बड़ी नहीं होती है, किसी अगर व्यक्ति की त्रिज्या तो कोस्टेंट ही त्रिज्या होती है ना, तो त्रिज्याएं भी कोस्टेंट है। तो यानी ये सब क्या है, समानुपाती है, और इसको हटा करके हमने कोई समानुपाती लगा दिया चिन्ह, ठीक है स्टैंड। अच्छा, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि अन्योन्य प्रेरक M जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की संख्याओं के समानुपाती है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान हाई हो तो वह कैसे होगा स्टैंड, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने होंगे दोनों कुंडलियों में, ठीक है। जितना ज्यादा इन कुंडलियों में फेरों की संख्या होगी उतना ही इन दोनों कुंडलियों का मध्य क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह में कोई बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो कोई मैंने कोष्ठक लगा दिया K, क्या लगा दिया बेटा K, ठीक है। और जहाँ K क्या है बेटा, एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है। क्वेश्चन में आया होगा, मैं इसलिए इनको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए ये सारा क्या कोस्टेंट है, और कोस्टेंट है तो मैंने सीधे समानुपाती चिन्ह लगा दिया, NS NP आपका बेटा ये आ गया। ये इसलिए किया, हमें ये देखना था कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है कुंडलियों के किस चीज पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या, NS और NP क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या है, तो इनकी संख्या के समानुपाती है। यानी हमें चाहिए दोनों कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरण गुणांक का हाई मान चाहिए, तो हमें इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने होंगे, यानी फेरों की संख्या बढ़ानी होंगी, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं अनुपात इसका चिन्ह हटाऊंगा, बड़ा चिन्ह लगाऊंगा तो कोई नियतांक लगा दिया मैंने, ठीक है स्टैंड, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। तो ये वो आर्टिकल था बेटा जो एग्जाम में काफी बार आपसे 4 नंबर में पूछा गया है। और सबसे विशेष बात ये बेटा, जब भी आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आपसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी गई है। जब ये सवाल बेटा एग्जाम में आया है, आपसे पूछा गया है, किस टाइप से मैं बता रहा हूँ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए या कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखें, इसके साथ साथ इसकी तैयारी तो करें, लेकिन अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी जरूर याद करें, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी जरूर याद करें, या जिसे हम अन्योन्य प्रेरक भी कहते हैं बेटा, इसकी परिभाषा भी जरूर याद करें। और देखिए परिभाषा बहुत आसान है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। देखिए यहाँ से परिभाषा बनती है, देखिए NS φS है द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ये जो NS φS होता है, N फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। अब ये ऐसे लग रहा है दोनों में, तो क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, IP आ रहा है, क्या बेटा IP। अगर देखिए मैं IP का मान 1 मान लूं, यानी प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो एक यहाँ रखूंगा तो 1 से भाग करने पर मुझे M बराबर मिलेगा NS φS। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये अन्योन्य प्रेरक जो होता है वो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए परिभाषित कैसे करेंगे इसको, परिभाषा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, बोल रहा हूँ किसकी परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो स्टैंड
इसको अभी नोट कर लें। ये जो मैंने परिभाषा बोली है ये अन्योन्य प्रणोगान की परिभाषा थी जो इस आर्टिकल के साथ हमेशा पूछी जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।